हम संडे को कुछ विशेष टॉपिक के बारे में बात करते हैं। प्योर एग्रो ऑर्गेनिक क्या कर रहा है? प्योर एग्रो ऑर्गेनिक एकदम से प्योर है, करने जा रहा है प्योर ऑर्गेनिक किसानों को। तो किसानों को हम कुछ विशेष जानकारियां देने चाह रहे हैं। मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम वली हुसैन अंसारी है। पिछले तकरीबन 3.5 साल से मैं किसानों में जा रहा हूं, किसानों को गांव-गांव जाके मिल रहा हूं। मैंने कुछ मेजर समस्याओं को देखा है और उन समस्याओं से प्रभावित होकर मैंने मिशन स्टार्ट किया है, मिशन जैविक खेती। और मिशन जैविक खेती के लिए एक बड़ी सेना के रूप में हमारे पास बहुत ज्यादा सिपाही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं, अभी बिहार और मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट हो गए हैं। सब जगह पर हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं? जैविक। इस जैविक की आवश्यकता क्यों है, थोड़ा ये जान लेते हैं। विशेष टॉपिक है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, ये जानना जरूरी है। तो जिस तरीके से आज आसान नहीं है लोगों को जैविक करना, उसी तरीके से ऐसा नहीं था कि आसान नहीं था लोगों को केमिकल भी एक्सेप्ट करना। आसान नहीं था केमिकल भी एक्सेप्ट करना। और साथियों, मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा कि जैविक की उपयोगिता क्यों है। तो सर्वप्रथम थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं खेती के लिए कि खेती का इतिहास क्या है। तो क्यों जरूरत पड़ा था इन खाद दवाओं की, क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था में तो ये सारी खाद दवाएं थी नहीं, तब भी खेती होती थी। अगर बात कर लेते हैं जंगलों की, तो जंगल आप लोगों ने देखे होंगे। जंगल में आप जाइए तो जंगल में जानवर रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। आंधी तूफान वहां भी आता है, बारिश वहां भी आती है, लेकिन आप देखते होंगे जंगल में कोई खाद डालने नहीं जाता है। उसके बाद भी जंगल में पेड़ उगते हैं, जंगल में नए नए पौधे भी उगते हैं, वो बड़े भी होते हैं और लंबे टाइम चलते हैं। इसका मतलब आप समझिए जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। बस हमें क्या करना है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता को बना के रखना है। तो सर्वप्रथम इसकी सबसे पहले जरूरत कब पड़ी थी, ये बहुत विशेष टॉपिक है, ये नोट करने वाली बात है कि जरूरत कब पड़ी थी। अगर हम बात करते हैं कि इस खेती की, जो खेती का मेन अधिकार मिला था, जो मैंने पिछले संडे को आपको बताया था कि खेती का अधिकार मिला था सन 1950 को, जब पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कानून व्यवस्था लागू हो गई थी। तब सरकार ने क्या करा था, हिस्से बांट दिए थे, बोले ये जमीन तुम्हारी, ये जमीन तुम्हारी, ये जमीन तुम्हारी, अब जाके खेती करो। खेती के अलावा कोई दूसरा हमारे पास बहुत विशेष काम नहीं था इंडिया के अंदर उस समय, क्योंकि 70% किसान है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जमीन ज्यादा है। तो जब खेती करना शुरू किया गया था हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद, बड़ा सुनने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझना साथियों, इधर मेरी तरफ ध्यान रखना है। वॉइस जो है एकदम कंफर्म अपने देखो कानों में पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, शोर शराबा तो नहीं आ रहा है। तो जब खेती स्टार्ट की थी किसानों ने, तो हुआ क्या, करीब 20 साल खेती करते हो गया था। 1950 में जब खेती शुरू करी थी, 1955 हो गए थे, 50 के बाद 60 आ गई थी, 65 आ गई थी, लेकिन इतना अनाज पैदा नहीं हो रहा था। ये बात हम किसानों से पूछेंगे, क्या ये बात सही है? मान लो मेरी उम्र 35 साल है, अब मेरे सामने किसान 50 साल का बैठा है, तो मैं आप सब साथियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बात आपको किसानों से पूछनी है, क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि 1960, 65, 70 के अंदर जब किसान खेती कर रहा था, तो क्या इतना अनाज पैदा हो रहा था कि हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, क्या उनका पेट भर सके, हिंदुस्तान के नागरिकों का, हिंदुस्तान के लोगों का पेट भर सके? इतना अनाज क्या होता था, इतना गेहूं, इतना चावल होता था? वो सामने वाले अगर कोई बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे वो कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता था। उस समय होता था, चना था, बाजरा था, ज्वार था, मक्का था, ये मोटा अनाज हुआ करता था। और जो गेहूं की रोटी खाता था या चावल खाते थे, ये बड़ा महान लोग हुआ करते थे। स्पेशल मिलता था उन लोगों को गेहूं। और ये जैसे आज कोटे से बट रहा है, ऐसे नहीं मिलता था, क्योंकि अनाज ही इतना नहीं होता था। इसके लिए हमें जरूरत पड़ी कि इन खेतों से ज्यादा पैदावार हो सके, तो कोई तरीका करे सरकार। तो सरकार ने एक तरीका लाया कि चलो ठीक है, हम लाते हैं केमिकल। तो केमिकल लेके आया गया था सिर्फ इसलिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, अगर ध्यान से सुन पाए तो आप किसी भी टाइम किसी भी गांव में जाएंगे, ऐसी जरूरत नहीं कि प्योर एग्रो के आप प्रोडक्ट बताइए, प्योर एग्रो के बारे में आप बताइए कि इतना आपको जैविक सूचना केंद्र से इतना प्रॉफिट मिलेगा। आप उनकी बेसिक परेशानी को समझिए। तो मैंने समझा है, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया, 3.5 साल से मैं काम कर पाया। और मुझे पता अभी ये 50 साल चलने वाला। आसान नहीं है किसानों को समझाना, आसान किसी टाइम नहीं था। जिस समय 1965 की मैं बात करूं, जब अनाज पैदा नहीं हो रहा था ना, भुखमरी हो रही थी, भुखमरी, लोग भूख को मरते थे। उस समय जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था, बोला आप किसी भी धर्म जाति के हो, एक दिन का व्रत रखिए।
ये एक दिन का व्रत इसलिए नहीं रखवा रहे थे कि मतलब हम मतलब अंदर से बीमारी से शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि खाना ही नहीं मिल रहा था। कि एक दिन अगर अनाज नहीं खाया जाएगा ना, अगर एक हफ्ते में एक दिन अनाज नहीं खाया जाएगा तो कम से कम कुछ अनाज की बचत होगी। ये एकदम से सच्चाई। अगर बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे गांव के किसान में, किसान अगर हमारे साथ 20-50 बैठे होंगे तो उनमें से बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे, वो आपकी बात को सहमति करेंगे। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे थे। 1965, 60, 70 के समय देश में भुखमरी हुआ करती थी और लोग खाना ना मिलने के अभाव से मर जाया करते थे। बहुत सारे गरीबों को खाना नहीं मिलता था। तो उसके लिए देश में बड़ा जरूरत था कि कैसे करके इतना अनाज आया जाए। अनाज हमें बाहर बहुत सारे देशों से हमें लेना होता था। और अनाज की कमी की वजह से आया था केमिकल। बड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि किसान इंतजार में बैठा है कि जैविक जो है ना वो सरकार देगी। सरकार क्यों देगी इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा। उस समय सरकार को देना इसलिए जरूरी था कि देश में एक तरीके से भुखमरी हो रही थी, देश में लोग मर रहे थे अनाज ना होने के अभाव से। तब केमिकल लाया गया था कि इतना अनाज पैदा हो सके जिससे देश में ये भुखमरी ना हो, देश में लोग अनाज के अभाव से भरपेट खाना खा सकें। इसके लिए जरूरत पड़ा था केमिकल लाओ और कम से कम खेतों से इतना अनाज उगाइए जिससे खेतों में कम से कम इतना अनाज आ जाए कि देश में ये बीमारी दूर हो जाए भुखमरी वाली। हमारे देश में थोड़ा देश ऊपर आ जाए निकल के। और जब केमिकल आया तो फिर आप उन लोगों से बात करना किसानों से कि बिल्कुल क्या ये बात सही है कि जिस समय केमिकल नहीं था उस समय हमारे खेत, जो 1 बीघा खेत है या कोई भी एक खेत मान लीजिए, तो खेत में पहले बताते थे 1 क्विंटल से नहीं निकलता था, 1 मन 2 मन निकलते थे। पहले मन हुआ करते थे, मुझे पता नहीं आप लोग जानते या नहीं जानते हो, लेकिन मैंने किसानों से सुना है कि मन हुआ करता था। तो क्विंटल से तुलना नहीं हुआ करती थी। बोले 1 मन 2 मन 3 मन ऐसे एक खेत में निकलता था। लेकिन फिर उसमें केमिकल पड़ा। केमिकल पड़ने के बाद केमिकल के रूप में मान लो यूरिया आई थी, कुछ दिनों बाद डीएपी आया था, कुछ और आए थे सल्फर पोटास वगैरह की किन कौन कौन से तत्व डाल दिए जाएं जिससे क्या है ना कि ज्यादा तेजी से पैदावार हो सके। तो सबसे पहले यूरिया आई थी। मैं आज आपको यूरिया का कार्य भी बताना चाहूंगा। थोड़ा थोड़ा आप टेक्निकल भी सीखते रहिए और ध्यान इधर ही रखना है, तब आप समझ पाएंगे ये क्या है। विशेष टॉपिक है। आप किसान गोष्ठी से समझ लीजिए। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है किसान गोष्ठी। किसानों को उनके बारे में ही बताना है। ये सच्ची घटना है जो घटी है अब तक किसानों के साथ। किसान इनको भूल गए। कैसे भूल गए? क्योंकि ये तो मान लो मेरे दादाजी ने ये देखा था, अब मैंने थोड़ी देखा है तो मुझे याद नहीं है। मैंने इसको याद दिलाने के लिए एक क्रम बनाया है। अब केमिकल आया तो केमिकल ने कैसे काम किया? इसमें सबसे पहले आई थी यूरिया। यूरिया ने क्या काम करा? यूरिया जैसी खेतों में पड़ती है तो खेतों में बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जीवाश्म, केचुआ थे, जैसे केचुआ आप जानते हैं, केचुआ थे, कुछ और छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु थे। तो यूरिया क्या करती है? यूरिया जब पड़ती है तो उनको बताना केमिकल ने काम कैसे किया। जैसे ही यूरिया पड़ती है तो यूरिया पड़ने के बाद तुरंत वो क्या करता है? केचुओं को मार देता है, जो जीवाश्म होते हैं उन्हें मार देता है, जो हमारे उसमें जीवाणु कीटाणु होते हैं उन्हें वो मार देता है। ये क्या बात मैं सही कह रहा हूँ? सारे किसान कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। उनसे पूछते भी रहिए बीच बीच में, ऐसे नहीं वन में भाषण चल रहा हो। मतलब क्या ये मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, अगर आपको जानकारी है या नहीं, तो हर आदमी कहेगा हाँ बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं। केचुआ जो है आज हमारे खेतों से खत्म हो गए हैं। हमने यूरिया डाली तो ये वो मर गए हैं। अब वो मरने के बाद क्या होता है आप ध्यान से समझना। जैसे हमने यूरिया डाली तो जमीन के अंदर बहुत सारे जीवाणु कीटाणु पड़े हैं जो जमीन को भुरभुरा करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यूरिया डाली तो वो उनको मार देता है। मारने के बाद वो क्या करता है? वो पौधों के लिए खाना, एक तरीके का खाने का रूप बन जाता है। इससे क्या होता है? पौधे तेजी से विकसित होने लगते हैं, पौधों की जड़ें विकसित हो जाती हैं, तने कल्ले बच्चे निकलने लगते हैं, जो यूरिया का तत्काल में काम दिखाई देता है। लेकिन अभी ये काम होते होते हो गए हैं 50 साल। ध्यान से सुन लीजिए। अब बचा ही नहीं है। जमीन के अंदर केचुआ नहीं बचे हैं, जमीन के अंदर जीवाश्म नहीं बचे हैं, जमीन जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं, जमीन के अंदर जीवाणु कीटाणु बचे नहीं हैं। तो आप मुझे बताइए कैसे करके हमारे पौधों को मिलेंगे? तो आज से 50 साल पहले तो ठीक है, जब केमिकल आया था फटाक से जैसे ही डाला हमने केमिकल, उन्होंने क्या करा? केमिकल ने जो जमीन के अंदर हमारे जीवाश्म थे, जमीन के अंदर जो जीवाणु कीटाणु थे,
उनको मारने के बाद वो कल्ले बच्चे बहुत तेजी से विकसित होने लगे और वो एक खेत के अंदर पैदावार होने की संख्या बढ़ने लगी। मान लो किसी खेत में 2 मन 3 मन निकलते थे, उसी खेत में फिर निकलने लगा 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल और 5 क्विंटल तक भी निकला है। ये केमिकल का इतिहास है, जब केमिकल लोगों ने डाला है, फिर उसके बाद कुछ संसाधन आ गए, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, जैसे ट्रैक्टर आ गया, कल्टीवेटर, हैरो, बहुत तरीके के हमारे पास संसाधन आ गए, जुताई के साधन आ गए, बुआई के साधन आ गए, सिंचाई के साधन आ गए। इन साधन के आने से हमारे खेतों में जो है पैदावार की खूब अच्छे से बढ़ोतरी हुई है और खेतों के अंदर जो है संख्या पैदावार की जो है वो एक खेत जहां पर 1-2 मन निकलता था, फिर उनसे आप सहमति लेना है आप सारे साथियों को कि हाँ 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल और 5 क्विंटल तक भी निकला है। वो कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। गेहूं की पैदावार मुख्य होती है, गेहूं से तुलना की जाती है हिंदुस्तान में कितना अनाज हुआ है, तो गेहूं की पैदावार जो है एक खेत के अंदर, जिस खेत के अंदर 1 क्विंटल भी नहीं हुआ करती थी, उसी खेत के अंदर 5 क्विंटल तक निकली। ये किया केमिकल ने। कैसे किया केमिकल ने, ये आपको मैंने बता दिया। केमिकल जैसे आपने डाला, उसने बहुत सारे जीवाणु कीटाणुओं को मारने के बाद वो पौधों के लिए खाना बन जाता है और तेजी से वो विकसित होने लगता है। बाद में जरूर थोड़ा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने और तरक्की करी, तो उन्होंने फिर नाइट्रोजन के अलग सोर्स बनाए, कॉपर के अलग बनाए, आयरन के अलग बनाए। मतलब जिस तरीके से जो जो हमारे पौधों को जरूरत पड़ती गई उस तरीके के उन्होंने बनाए और खूब तरक्की करी। उन्होंने क्या करा, अजीब अजीब तरीके की घासें पैदा करी, फिर उन घास तोड़कर हर्बिसाइड के एंटीडोज बनाए और एंटीडोज बनाकर आज की कंडीशन ये है कि किसान जो है वो डीएपी, एनपीके या यूरिया से ज्यादा ये तो एक बार खरीदता है, घास को 4-5 बार खरीदता है। अलग अलग तरीके की घासें हमारे खेतों में आने लगी हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। देखो साइंटिस्ट बहुत काबिल हो गए हैं और जितनी भी एग्रीकल्चर केमिकल की कंपनियां हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज की जो कंपनियां हैं, वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उन्हें मालूम है कि अब किसानों से हमें ज्यादा पैसा कैसे निकालना है। तो इस बात को हो गए 50 साल, इस बात को हो गए 50 साल। ये स्टार्टिंग थी, इस तरीके से हमारी खेती में बढ़ोतरी हुई है। सारे लोग आपको हाँ बोलेंगे, सब कहेंगे बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। थोड़ा उनका दर्द तो समझिए आप लोग। अगर आप दर्द समझ पाए, उनको बता पाए, उनको याद दिला पाए, उन्हीं की जर्नी याद दिलानी, उनके पिताजी की, उनके दादाजी की, हो सकता है कोई बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे 50-60 साल के, तो उनको आप बता पाएंगे कि हाँ ये तो जर्नी सर आपकी है, आपने तो सब देखा होगा। आप 60 साल 70 साल के अगर होंगे तो वो 60-70 साल की उम्र में उन्होंने सब देखा होगा कि कैसे करके हाँ हमारे खेतों में 1 क्विंटल निकलता था और हमने 5 क्विंटल तक लिया। गन्ने के अगर समय आप गन्ने वाले एरिया में बैठे हैं तो आप गन्ने में बोलना है कि 10 क्विंटल 20 क्विंटल निकलता था, वो 30 40 50 60 70 तक हुआ है। 70 80 90 और 100 क्विंटल तक कुछ एरिया में निकाले। आप धान के एरिया में बैठे हैं तो धान में भी आप कह सकते हैं कि आपने 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 4 5 के अलावा 6-7 क्विंटल तक भी निकाला है। धान की फसल ज्यादा निकालते थे लोग, ज्यादा खाद दवा डालकर उसको ज्यादा निकाल लेते थे। ये किया हमारे केमिकल ने। लेकिन आपको बताना चाहूंगा आप सारे साथियों को, सर इस केमिकल को डालने की वजह से आज हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। आप बताइए जमीन में जब हमने केमिकल डाला तो वो कब तक, मतलब कब तक उसके जीवाश्म जीवाणु और केचुआ कब तक जिंदा रहेंगे? वो तो खत्म हो गए, उनका तो पैदा होना ही बंद हो गया है। तो अब मैं आपसे आज की सच्चाई जानना चाहूंगा। अब आज के तरफ आप आइए। आज आप बताइए, जिस खेत में आपने हाईएस्ट 5 क्विंटल या 6 क्विंटल तक भी गेहूं या धान लिया है, तो आप मुझे बताइए कि पिछले 3 साल से, पिछले 5 साल से, क्या आज की डेट में भी हम उतना ही उत्पादन ले रहे हैं या धीरे धीरे ये अब कम होने लगा है? ज्यादा नहीं आपको बात करना है, अगर आप पिछले 5 साल का उनसे डेटा पूछेंगे, पिछले 5 साल से। गंगवार साहब क्या सुन रहे हैं? अभी लेटे हैं दोबारा, चलिए थैंक यू। सुन रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि आपको किसान गोष्ठी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। दिनेश यादव जी सुन रहे हैं? नहीं तो गाड़ी को रोक लो अगले 10 मिनट के लिए, आप ऑन द वे मिलते हैं। आपको भी किसान गोष्ठी की बहुत जरूरत पड़ने वाली। देखो विजय प्रताप जी ने रोक ली है गाड़ी अपनी, ये भी जा रहे हैं, ऑन द वे हैं सीतापुर, लेकिन गाड़ी रोक के आराम से मीटिंग सुन रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत जरूरत पड़ने, आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको इसलिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि जो लोग आज मीटिंग में नहीं आए उन तक भी आप पहुंचा सको। ये किसान गोष्ठी है। देखो प्रोडक्ट बताना किसान गोष्ठी नहीं है, आप उनका दर्द अगर समझ सकते हैं वो है किसान गोष्ठी। और आज की टाइम में, आज के समय में सिर्फ हर बंदा अपने दर्द की दवा ढूंढ रहा है।
कोई किसी का प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाह रहा है। हमारे जैसे, मैं अगर कहना चाहूँगा, प्रोडक्ट की बात करना हो, हमारे जैसे तो हम अकेले ही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट हज़ारों हैं मार्केट में। प्रोडक्ट जो है हज़ारों हैं, केमिकल की दुकान पे हैं, कोई डायरेक्ट बेचने आता है, कोई नेटवर्किंग से बेचने आता है, कोई कैसे बेचने आता है। अगर हम किसान का दर्द समझ सकते हैं, तो वो हर हर व्यक्ति दर्द की दवा ढूँढता घूम रहा है कि मेरे खेतों में ये परेशानी है, मुझे ये समस्या है, मेरी पैदावार कम हो रही है, मेरे खेतों में आज कल्ले बच्चे नहीं आ रहे, मेरे खेतों में जड़ें नहीं, मेरा पिछली बार गन्ना खराब हो गया था, मेरा पिछली बार धान खराब हो गया था, मेरा पिछली बार गेहूँ की पैदावार कम निकली थी। हम उसको पहले बताएँगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो पीछे का कारण क्या है कि केमिकल की अधिकता, केमिकल बहुत अधिक मात्रा में डालने की वजह से आज खेतों की पैदावार धीरे-धीरे कम होने लगी है। इस बात से लोग सहमत होंगे। थोड़ा और बताइए कि सर मान लो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम वली हुसैन अंसारी है, तो मैं बताता हूँ, मान लो मैं इस समय बरेली रहता हूँ, मेरा गाँव है कोई और कहीं पे, अब मैं खेती तो नहीं करता हूँ, तो मेरी अगर 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन होगी तो मैं क्या करूँगा? मैं ठेके पे दे आऊँगा। अच्छा, ज़मीन जब कोई ठेके पे लेता है, पटके पे लेता है, कोई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए रखता है खेती, तो आपको क्या लग रहा है, वो केमिकल कम लगाता होगा या ज़्यादा लगाता होगा? और ज़्यादा लगाता है। आम के देखो, आम के बाग, मोस्टली आम के बाग ठेके पे दिए जाते हैं कि चलो 2 साल के लिए इसको दे दिया। तो वो ये चाहता है कि मैं पूरे पेड़ की जान निकाल लूँ, मैं पूरे ज़मीन की जान निकाल लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आम निकाल लूँ या ज़्यादा से ज़्यादा फसल निकाल लूँ। तो ठेके पे लेने वालों ने हमारे यहाँ पर और ज़्यादा केमिकल डालकर हमारी ज़मीन को बंजर कर दिया। आज की सच्चाई क्या है? थोड़ा आज की सच्चाई की तरफ आते हैं। आज की सच्चाई ये है कि आज की डेट में जिन खेतों में हमने 5 क्विंटल, 6 क्विंटल तक निकाल लिया था, या जिस गन्ने के खेत में हमने 60, 70, 100 क्विंटल तक निकाल लिया, तो किसानों से अगर आप पूछेंगे कि हम उन किसानों को छोड़ देते हैं जो थोड़े जागरूक किसान हैं, हम मिडिल किसान की तरफ बात करते हैं। जो आम किसान है, आज के टाइम पे आम किसान जो है, वो गेहूँ की पैदावार में 2 से 3 क्विंटल पे रह गया है। अगर गेहूँ की पैदावार की बात करें तो सिर्फ 2 से 3 क्विंटल आ रही है, और अगर धान की पैदावार करें तो मात्र 3 से 4 क्विंटल रह गई। अगर हम गन्ने की पैदावार की बात करें तो गन्ना सिर्फ रह गया है 40, 50, 60 क्विंटल तक। मतलब आज के टाइम पे आपके खेतों में पैदावार बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। आज के समय में पैदावार नहीं बढ़ रही बल्कि धीरे-धीरे कम हो रही। अब बात कर लेते हैं लागत से, कि जिस केमिकल से हमारी ज़मीन आदी हो गया है, क्या उस केमिकल केमिकल को डालना पहले के मुकाबले ज़्यादा पड़ रहा है या कम पड़ रहा है? ये एक विशेष बात है। हमारे खेतों में जो हम केमिकल्स डाल रहे हैं, जो भी हम खाद दवाएँ लेके आ रहे हैं, उनके लिए पैसे हमारे पास से पहले के मुकाबले कम खर्च हो रहे हैं या ज़्यादा? तो लोग कहेंगे ज़्यादा। यानी पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और पैदावार अब कम होने लगी है। आज से 5 साल पहले पैदावार ज़्यादा हो रही थी, पैसे कम खर्च हो रहे थे आज के मुकाबले में। लेकिन आज हो क्या रहा है, हमारे पास अलग तरह-तरह के रोग आ रहे हैं, तरह-तरह की समस्याएँ आ रही हैं। इसको लेकर हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, पैदावार धीरे-धीरे कम हो रही है। अब बात कर लेते हैं सरकार की एक्टिविटी की। भई पहले अगर आज 1965-70 की बात करें तो मैंने आपको बताया ना कि खेतों से इतना अनाज पैदा नहीं होता था कि इंसान अपना पेट भर सके, हिंदुस्तान के नागरिकों का पेट भर सके, तो ये समस्या थी हिंदुस्तान के लिए। ये थी समस्या कि हम हिंदुस्तान के अंदर कम से कम किसानों को इतनी सेवाएँ दें कि किसान इतना अनाज पैदा कर सके कि कम से कम हिंदुस्तान के नागरिकों का पेट भर सके। ये समस्या थी और इसको दूर करने के लिए सरकार ने सब्सिडी दी, किसानों को सेवाएँ दी, किसानों को पता नहीं क्या-क्या मुफ्त सेवाएँ दी, जिससे किसान ने अपनी खेती में खूब पैदावार बढ़ाई है। अभी बात कर लेते हैं आज के टाइम में। अब आप किसानों से पूछिए, क्या सर आज किसानों को जो अनाज पैदा कर रहे हैं, क्या सरकार के पास अनाज की कमी है? तो जवाब क्या आएगा? ज़रा मुझे हाँ, ना में बता दीजिए। जवाब क्या आएगा? आज के टाइम किसान जो अनाज पैदा हो रहा है, सरकार के पास खरीदने के लिए, रखने के लिए जगह नहीं है। जितने गोदाम हैं सब भरे हुए हैं। पहले लोग भूखों मरते थे ना, अभी देखो ये पेट निकल आए हैं पेट। खूब पेट भरे हुए हैं, कोई नहीं भूखा मर रहा है आज के टाइम पे। आज लोग खा-खा के मर रहे हैं, खा-खा के। खाने के बाद उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही, खाने के बाद उनको शुगर की बीमारी हो रही, खाने के बाद उनको हार्ट की बीमारी हो रही, खाने के बाद उनको कैंसर हो रहा है। खाने के बाद मतलब जो भी हो रहा है वो खाना खाने के बाद हो रहा है। आज भुखमरी नहीं है। आज खाना इतना ज़्यादा है कि आप देख लो मोस्टली लोगों के पेट निकल आए बाहर, बहुत भारी-भारी पेट हो गए हैं।
ये सबके समझ में आएगा। आज समस्या ये बात की नहीं है कि अनाज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, आज अनाज ज़्यादा है, ये समस्या है। क्यों ज़्यादा है, इसके पीछे का कारण बताना चाहूँगा कि आज जो आपने ज़्यादा केमिकल डाला है, आपके ज़्यादा केमिकल डालने के वजह से हुआ क्या है कि हमारा अनाज दूषित हो गया है। हमारे अनाज को बाहर कोई खरीद नहीं रहा है। उनसे भी पूछो, आपको है जानकारी होगी किसान भाइयों, कि हमारे यहाँ की चीनी कोई देश नहीं खरीद रहा है, हमारे यहाँ का चावल कोई नहीं खरीद रहा है। हमारे यहाँ का चावल खरीदते थे लोग आज से करीब 10 साल पहले, जो पंजाब बन बासमती और कई तरीके के बासमती के ब्रांड आते थे। आपको पता होगा कि आपके खेत से ही उठ के चले जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे अनाज को कोई नहीं खरीद रहा है, किसी भी देश में नहीं खरीदा जा रहा है। हाँ, कुछ काबिल लोग बैठे होंगे, वो ये कह देंगे नहीं अभी तो हमें पता चला कि इतना अनाज हमारे देश से बाहर गया है। तो आपको बताना चाहूंगा जानकारी के लिए, हमारे अनाज को उन देशों में दिया जा रहा है जो देश हमसे गरीब हैं। हमारे हिंदुस्तान से जो देश गरीब हैं, उन गरीब देशों में जहाँ पे अनाज पैदा नहीं होता है, तो उनको कैसा भी अनाज मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनको जब अनाज दिया जाता है तो उसके बदले में उतना पैसा नहीं मिलता है। आप समझ लो कि उनको बहुत लो प्राइस पे या फिर फ्री में दिया जाता है हिंदुस्तान की तरफ से। तो उसको बिक्री नहीं माना जाता है। अनाज कौन खरीदे, हमारे देश से जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, अगर वो हमारे यहाँ का अनाज खरीदेंगे, जैसे अरब कंट्रियां हैं, जैसे जर्मन कंट्रियां, अमेरिकन कंट्रियां, ऑस्ट्रेलिया कंट्रियां हैं, जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, अगर वो हमारे यहाँ का अनाज खरीदेंगे, तब जाके कहीं हमारे देश का अनाज बिकेगा और महंगा होगा। अब महंगा कौन सा बिक रहा है, ये देखो केमिकल का तो बिक नहीं रहा है, बिक रहा है जैविक, बिक रहा है ऑर्गेनिक। लेकिन वो हमारे खेतों में अब बचा नहीं है। तो ज्यादा केमिकल डालने की वजह से आज के टाइम क्या हुआ, एक तो हमारा अनाज नहीं बिक रहा है कहीं पे, और देश के लिए ये समस्या है। ये आज आज देश के लिए समस्या क्या है, आज देश की समस्या ये है कि पैदावार ज्यादा हो गई है और अनाज रखने की जगह नहीं है और बिक्री हो नहीं रही। तो आप बताइए, क्या देश देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या केमिकल को बढ़ावा देंगे? उन्हीं से पूछिए। भाई समस्या तो होना चाहिए तभी तो बढ़ावा देंगे। अब समस्या तो है नहीं। पहले समस्या थी कि हाँ देश में अनाज पैदा नहीं हो रहा है, चलो इनको बढ़ावा दीजिए। अब तो अनाज बहुत ज्यादा है, हर एक किसान जानता भी है। ये मैंने आज एक बड़ा विशेष टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसके लिए जरूरत है जैविक खेती की। जैविक खेती वाले अनाज जितने भी हैं, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपके पास मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब पे आप डालिए जैविक खेती से उत्पादित गेहूं का रेट क्या है। जैविक खेती अभी देखो हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने स्टार्ट किया है, तो कितना पैसा कमाया है जैविक खेती से। जैविक खेती सिक्किम में हो रही है, तो सिक्किम राज्य में कितना पैसा आ रहा है। जैविक खेती जहां जहां हो रही, जो लोग कर रहे हैं, जो जागरूक किसान हैं, जो आज डॉक्टर इंजीनियर अपना काम छोड़ छोड़कर जैविक खेती कर रहे हैं। बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जो जैविक खेती कराती हैं। धार्मिक संस्थाएं अपने जितने भी धर्म से, वो संगठन से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप जरूर अपने खाने के लिए जैविक खेती करिए। तो जैविक खेती जो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो गेहूं है, ऑर्गेनिक गेहूं, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक चीनी, इन सबके रेट कितने हैं। जो देश ऑर्गेनिक हो गए, जैसे इजराइल में टोटल ऑर्गेनिक होती है, जितने भी इंडिया के अलावा बाहर के देश हैं, सब जैविक की तरफ आ गए। तो जैविक की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बस हमारे हिंदुस्तान में, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी लोग जैविक के लिए जागरूक नहीं है। तो मैं अपने लिए, बताइए, हम आए हैं प्योर एग्रो ऑर्गेनिक की तरफ से जैविक के लिए जागरूक करने के लिए। जैविक खेती कैसे हो सकती है, जैविक को बढ़ावा देने के लिए हम आपके यहाँ पर कराएंगे सबसे पहले किसान के खेत मिट्टी पानी की जांच, जिससे हमें पता चल सके कि इसमें केमिकल की मात्रा को हम कैसे कम कर सकें। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर फसल की जांच। अगर फसल में हमें लगता है कि हाँ केमिकल कम हो रहा है, केमिकल इसमें खत्म हो जाएगा, तो इसके सही दाम दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही हम समय समय पर हमारी टीम आकर किसान गोष्ठी करेगी, सही बीज की जानकारी देगी, सही सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी, नकली खाद दवाओं से बचाएगी। अल्टीमेट हमारी कंपनी प्योर एग्रो ऑर्गेनिक का उद्देश्य है कि जिन 3 समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, सबसे पहली समस्या क्या है, ज्यादा केमिकल डालने की वजह से आज लागत जो है वो ऐसे बढ़ती जा रही है, बड़ी मात्रा में लागत वो बढ़ती चली जा रही है। तो लागत को कम करना ये पहला हमारा काम है कि लागत को हम थोड़ा कम कर सकें। एंड जो आज हमारा उत्पादन, जो हमारी पैदावार आपके केमिकल डालने की वजह से ही पैदावार जो है ना वो हो गई थी हमारी आराम से 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, आज वो पैदावार धीरे धीरे कम हो रही है।
तो इस पैदावार को दोबारा वापस वहीं तक लाना, क्योंकि संसाधन वैसे ही हैं, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन वैसे ही हैं, वो हमारे वैसे ही काम करेंगे। और हमें पता भी चल गया कि अब हमारे इस 1 बीघा खेत के अंदर हम गन्ना इतना निकाल सकते हैं, मतलब 100 क्विंटल, 50 क्विंटल, 70 क्विंटल, 80 क्विंटल तक निकाल सकते हैं। एंड हमें पता चल गया कि गेहूं इतना निकाल सकते हैं, एंड हमें पता चल गया कि हम धान इतना निकाल सकते हैं। तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस अब हमें क्या करना है कि हम केमिकल डाल डालकर जो हमारे खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खेतों में जीवाणु हैं, जो खेतों में हमारे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया से जो हमारे खेतों में काम आते हैं, वो सब मर गए, उनको वापस लाने की जरूरत है। तो वो सारा काम कर रही है इस समय प्योर एग्रो ऑर्गेनिक। प्योर एग्रो ऑर्गेनिक देगा वही जो किसानों के लिए होगा सही। प्योर एग्रो ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती को करने के लिए पिछले 3.5 साल से प्रयासरत है, और इसके लिए प्योर एग्रो ऑर्गेनिक की टीम हर एक ग्राम पंचायत में एक जैविक सूचना केंद्र स्थापित करती है। जैविक सूचना केंद्र के माध्यम से आपको पूरे गांव को सर्विस देती है। हमारी प्योर एग्रो की टीम के जो प्रोडक्ट हैं, जैविक प्रोडक्ट हैं, वो कहीं भी किसी भी केमिकल की दुकान पर नहीं मिलते हैं। मैं अगर चाहूं, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने एमएससी किया है, एमबीए किया है, और डिस्ट्रीब्यूटर सेल मुझे खूब अच्छे से आती है। तो जिस प्रोडक्ट को आप पकड़ के बताइए, किसान गोष्ठी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट पकड़ के बताइए, ये प्रोडक्ट बेचना, आप तक पहुंचाना बड़ा आसान है। भाई आप किसी ना किसी केमिकल की दुकान से लेके आते हैं, उस केमिकल की दुकान वाला किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता होगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर को उसके फायदे बताने से प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाता। लेकिन हमारी कंपनी प्योर एग्रो ऑर्गेनिक ने वचन लिया है कि वो किसी भी केमिकल वाले डिस्ट्रीब्यूटर को, केमिकल की दुकानों पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके माल नहीं रखवाएंगे, और ना ही हम केमिकल में अंदर घुसेंगे। हम सीधे सीधे क्या करते हैं, ये आपकी ग्राम पंचायत में जैविक सूचना केंद्र की स्थापना करते हैं। तो जो भी सज्जन हमारे जैविक सूचना केंद्र लिए हुए हैं, उनको खड़े होकर उनके लिए सम्मानित करना है, और आज से आपको यहाँ से सारी सर्विसेज मिलेंगी। इस जैविक सूचना केंद्र से ही आपको सब तरीके के वो ट्रेनिंग्स दी जाएंगी जिससे आप जैविक कर सकें। और जैविक होने पर आपको अभी तकरीबन जैसे आज 70 साल 50 साल लग गए, केमिकल से जमीन पूरी एकदम से बंजर हो गई है, तो अब उसको दोबारा सही करने में करीब फिर हमें 3 4 5 साल लगेंगे। धीरे धीरे हमें सही करना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो विशेष ये था कि हमने खेती कैसे स्टार्ट करी, केमिकल में हम कैसे लिप्त हो गए, केमिकल की वजह से हमारे आज जमीन बंजर हो गई, केमिकल की वजह से आज बहुत तरीके के रोग जमीनों में आ चुके हैं, बहुत तरीके के रोग हमारे जानवरों में आ चुके हैं, बहुत तरीके के रोग हमारे पर्यावरण। देखो अभी आप देख रहे होगे जगह जगह बारिश बड़ी मात्रा में हो रही, पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, पूरा ग्लेशियर बदल रहा है। ये सिर्फ क्लाइमेट परिवर्तन जो है ना, वो किस वजह से हो रहा है, सिर्फ पूरा वातावरण इम्बैलेंस हो गया है। इसका कहीं ना कहीं एक कारण केमिकल भी है, एक कारण केमिकल भी है जो वातावरण में फैल रहा है। जो बारिश का समय से ना होना, बारिश की अधिकता होना, धूप गर्मी ज्यादा होना, और या इसकी अधिकता होना, इसका भी एक कारण केमिकल है। तो अब दोबारा से ये सब सुधारने के लिए कुदरत खुद अपना काम कराने को तैयार है, और कुदरत के नियम के विरुद्ध जितने काम किए हैं, यानी केमिकल ज्यादा डाला है, तो उसको दोबारा से सही करने के लिए आपको करना होगा जैविक खेती। और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती कराने के लिए एकदम से वचनबद्ध है, वो है प्योर एग्रो ऑर्गेनिक। तो साथियों, प्योर एग्रो ऑर्गेनिक अपनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उसके लिए लेना होगा एक ग्राम पंचायत में एक जैविक सूचना केंद्र, जो इन सज्जन साथियों ने ले लिया है, और उनके बारे में आपको बताना है। फिर आपको बताना है प्रोडक्ट। देखो मैंने तकरीबन 28 मिनट तक अपनी बात कही है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा दी थी, ये रिकॉर्ड हो रही थी बात। तो इसको जब, क्योंकि मैं अभी बनवे बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ आप लोगों को देख रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। बीच बीच में हमारे किसान भाई भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, हमें किसान भाइयों को सुनना है, समझना है, और उनके विचारों को अपने विचारों से मैच करना है, फिर उनको प्यार से बताना है कि हाँ, हम कैसे करके आपकी इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि प्योर एग्रो ऑर्गेनिक की तरफ से मैं वली हुसैन अंसारी आपको कुछ बताने में कामयाब रहूंगा कि हाँ, देखो मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बताया, अपना कंपनी का कोई प्रचार नहीं करा, केवल एक जनरल नॉलेज दी है कि आप किसानों को कैसे संबोधित करेंगे। तो जितनी मैंने जानकारियां दी हैं ये बता सकते हैं आप। प्रथम सर्वे कर रहे गांव के किसान बैठे हुए हैं, उनसे इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं आप। फिजिकल सर्वे करने जा रहे हैं, फिजिकल सर्वे में क्या है, छोटा सा अपना मैसेज है वो दे दिया
लेकिन ज़्यादा जानकारियाँ देने के लिए इस टॉपिक को आप रख सकते हैं जो आज मैंने बताया है। दोबारा से सुनने के लिए आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, यूट्यूब पेज पे जाइए। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि आप को जानकारियाँ मिलती रहें। यूट्यूब पेज पे जाइए, यूट्यूब पे प्रोडक्ट के बारे में छोटी-छोटी वीडियो पड़ी हुई हैं और जो आज की मीटिंग है ये भी मैं डाल दूँगा। आज इसकी रिकॉर्डिंग अगर सही हुई होगी तो इसको भी मैं ज़रूर डाल दूँगा और